खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज फैसले का दिन है। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर थोड़ी देर में दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। दोपहर 3:15 बजे हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी और दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अभी वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो कुछ ही देर में यह फैसला भी यहां पर आएगा जिसका इंतजार किया जा रहा है। 3:15 के आसपास हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला सुरक्षित रखा था वो उसकी ओर से सुनाया जाएगा। विक्रांत यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, कितनी देर में आएगा फैसला, कितना और इंतजार अभी? देखिए 3:05 से ज़्यादा समय हो चुका है। अगले 10 मिनट में फैसला आना चाहिए और इस समय आप देखिए हाईकोर्ट का ये मुख्य द्वार है, मेन गेट है और हाईकोर्ट के बाहर भी मीडिया का भारी जमावड़ा है। लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि बड़ा फैसला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके रिमांड दोनों को चुनौती दी गई है। देश विदेश में इस पर नज़र लगी हुई है और पक्ष विपक्ष भी इस फैसले पर नज़र लगाए हुए। ईडी ने बहुत जोरदार तरीके से इस मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2-3 चीजों को लेकर सवाल उठाया गया था। एक तो याचिका की, एक तो गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया गया था। दूसरा ये कहा था किसी भी गवाह ने शुरुआती बयानों में कभी भी उनका नाम नहीं लिया। बाद में जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो एक तरह से दबाव पड़ने पर उनका नाम लिया गया। कहीं भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी या प्रोसीड ऑफ क्राइम उनके पास नहीं आ रही है और किसी तरह का मनी ट्रेल भी ईडी के पास नहीं है। वहीं ईडी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल के मामले में ये कहा कि वो आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के नाते उनकी दोहरी जिम्मेदारी बनती है। एक तो वो पार्टी के मुखिया थे और दूसरा उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी। ईडी का हालांकि ये साफ कहना था कि वो हवाला या पैसों के लेन देन में सीधे शामिल नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ उनकी जानकारी में था और ईडी ने इसी कारण उनकी गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध किया। ईडी का यह भी कहना था कि अगर कोई राजनेता किसी चुनावी आचार संहिता लगने के बाद कोई अपराध करता है तो वो ये दलील नहीं दे सकता कि अभी क्योंकि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बहरहाल लंबी दलीलें चली थी और आज 3:15 बजे, पहले 2:30 बजे इस मामले का फैसला आना था, लेकिन 2:30 बजे ये सूचना आई कि कोर्ट अब 3:15 बजे इस मामले का फैसला सुनाएगी। जी, जब न्यायिक हिरासत में विक्रांत भेजा गया था केजरीवाल को तो उस वक्त भी ईडी ने कहा था, तब आपने भी ये बताया था कि ईडी आगे भी इनसे पूछताछ कर सकती है। तो क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? क्या ईडी अब भी क्योंकि संतुष्ट नहीं है केजरीवाल के जवाबों से, तो क्या आगे वो एक बार फिर से उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है? आगे का रास्ता किस तरीके से बनता दिख रहा है? देखिए ईडी का क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस कस्टडी की जो अवधि होती है वो पूरी नहीं हुई थी और उससे पहले ही ईडी ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजने का अनुरोध किया था। तो ईडी एक तरह से अपना ऑप्शन खुला रखना चाहती है कि आगे अगर जरूरत पड़े तो वो दोबारा से सीएम को अपनी कस्टडी में ले सके। लेकिन रही बात इस हाईकोर्ट वाले मुकदमे की, ये एकदम ट्रायल से अलग है। जो निचली अदालत में जो चल रहा है उससे बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पर बेल के लिए नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी और अपने रिमांड को चैलेंज किया है। हालांकि एक और बड़ी बात जो न्यूज इंडिया के दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है कि हाईकोर्ट का जो भी आदेश आएगा, मुझे लगता है कि उसके बाद अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा क्योंकि जो भी पक्ष होगा, अगर रिलीफ मिलता है तो ईडी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और अगर रिलीफ नहीं मिलता तो अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ही इस मामले का अंतिम फैसला होना दिखाई देगा। जी विक्रांत, यानी कि ये स्पष्ट है कि अगर आज राहत नहीं मिलती है हाईकोर्ट के फैसले से केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है, या अगर ईडी के साथ भी ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है। ये विकल्प है दोनों के पास अभी। देखिए मुझे लगता है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपनी रेगुलर बेल किसी भी निचली अदालत में नहीं लगाई है जहां पर उनके केस की हेयरिंग चल रही है, वहां पर उन्होंने अभी अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाने की कार्रवाई शुरू नहीं की है। जुडिशियल कस्टडी में एक बार जाने के बाद एक्यूज अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी अपना वो अधिकार अभी उसका प्रयोग नहीं किया। शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी और रिमांड पर जो उन्होंने चैलेंज किया हाईकोर्ट में, उसका पहले फैसला आ जाए। और जैसा मैंने कहा कि
कि क्योंकि हाईकोर्ट का ये फैसला होगा तो जो भी पक्ष इससे संतुष्ट नहीं होगा, जिस भी पक्ष को लगेगा कि उसके पक्ष का फैसला नहीं आया, निश्चित तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, चाहे वो ईडी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। तो इसी कारण इस मामले का अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके रिमांड, इसको जो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गलत गैरकानूनी ठहराया, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ही अंतिम फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी विक्रांत, और ये सब कुछ निर्भर करता है आज के हाईकोर्ट के फैसले को, जो लगभग 3:15 के आसपास आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे जरूर। लेकिन दिल्ली में हुए शराब घोटाले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां घोटाले की जांच में जुटी हैं। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, ये उन्होंने कहा, और इस घोटाले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। तो देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है 21 मार्च से, उसके बाद से, और अब मनोज तिवारी का ये बयान सामने आया। घोटाला इतना बड़ा है कि निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी है वहाँ तक तो पहुँचने की कोशिश करेगी ही जांच एजेंसी। अब रही बात कि इस शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आप दोनों का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया और आतिशी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया। तो मेरा मानना है कि जब ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि इस घोटाले में ये भी हैं, तो जांच एजेंसी को ये जांच तो करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि जो निर्दोष है वो सत्य थोड़ा देर परेशान हो सकता है, लेकिन जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। और विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, फैसला तो कुछ देर में जरूर आएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी नाम लिया था, आतिशी का भी और सौरभ भारद्वाज का भी, उसको लेकर क्या कोई डेवलपमेंट, क्या ईडी अब इनसे पूछताछ करेगी, उसको लेकर क्या ईडी आगे बढ़ेगी? देखिए, वो एक राजनीतिक है कि उस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो नाम लिया था और ईडी का जो दावा है कि उन्होंने पूछताछ के दौरान ये बताया कि विजय नायर जो थे, विजय नायर क्योंकि इस मामले के आरोपी हैं, वो गिरफ्तार हो चुका है, और विजय नायर आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे, वो उन्हें रिपोर्ट नहीं करते थे, ये सीएम ने अपने बयान में कहा। हालांकि यही ठीक बयान, बिल्कुल यही बयान विजय नायर ने 1.5 साल पहले, जब वो ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था करीब 1-1.25 साल पहले, तो विजय नायर ने लिखित में यही बयान ईडी को दिया था कि मैं आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता हूं। तो इस बयान में कोई ऐसी नई बात नहीं थी कि वो एकदम से ईडी के सामने कोई नई जानकारी आई हो। हालांकि वो कोरैबोरेटिव हो गई कि जो बात विजय नायर ने बोली थी वही बात अरविंद केजरीवाल ने बोली, क्योंकि ईडी की कोशिश ये है कि क्योंकि कुछ आरोपियों ने यह कहा है कि विजय नायर को अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो मेरा बच्चा, उसको आप मिल लीजिए, तो वो सीधी डायरेक्ट लिंक अरविंद केजरीवाल और विजय नायर का ईडी स्थापित करना चाहती है, उसके लिए केस में भी जरूरी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में लगभग वही बात कही जो विजय नायर ने भी अपने बयान में 1-1.25 साल पहले कही थी कि वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे। तो अगर ईडी चाहे तो निश्चित तौर पर कभी भी इन नेताओं को भी बुला सकती है। हालांकि कुछ ऐसे नेता जैसे दुर्गेश पाठक और बाकी नेताओं से ईडी अभी भी पूछताछ कर रही है। कल उसने दुर्गेश पाठक से 4 घंटे तक पूछताछ की, जो पार्टी के विधायक भी हैं और नगर निगम के पार्टी के मुखिया भी हैं, वो पूरा संभालते थे, नगर निगम चुनाव उन्होंने संभाला था। तो इस तरीके से जिन जिन लोगों की भूमिका आ रही है उनके बारे में पूछताछ जरूर हो रही है। जी, तो जो जांच के दायरे में आ रहे हैं उनसे लगातार यहां पर पूछताछ ईडी की ओर से हो रही है, और बार बार बीजेपी भी ये कह रही है कि इसमें नाम लिया गया है। अभी आपने मनोज तिवारी को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि सीधे सीधे यहां पर केजरीवाल की ओर से आतिशी का नाम लिया गया था, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया था। तो हो सकता है आने वाले वक्त में इनसे भी ईडी पूछताछ करे अगर वो शक के दायरे में आते हैं तो। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, फैसला तो कुछ देर में आएगा, लेकिन 3 अप्रैल को ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था कोर्ट की ओर से। उस वक्त केजरीवाल की ओर से क्या दलीलें रखी गई थी और ईडी ने अपनी क्या दलीलें रखी थी कोर्ट के सामने?
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उस दिन हियरिंग हुई थी और दोनों ही पक्षों ने काफ़ी लंबी गिरह की थी। करीब करीब 2-2 ढाई घंटे दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी थी। अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने 3-4 चीज़ों पर मुख्य जोर दिया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की टाइमिंग है, वो जानबूझकर उन्हें राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुँचाने के लिए चुनी गई है। चुनावी आचार संहिता लग चुकी थी, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। उनके जेल जाने से लेवल प्लेइंग फील्ड खराब करने की कोशिश की गई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो गवाहों जिनके बयानों को आधार बनाया गया है, उन गवाहों ने भी कहीं भी अपने बयानों में शुरुआत में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब उनका दबाव बढ़ा तब उन्होंने उनका नाम लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा डायरेक्ट सबूत ईडी के पास नहीं है, ना ही कोई ऐसा लिंक साबित हुआ है जिसमें पैसे का कोई लेन देन अरविंद केजरीवाल के जरिए हुआ। और अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोग उनके पास मिलने आते हैं, तो उनकी क्या मुलाकात रही, कौन उनके पास बैठा था, इन सब चीजों को आधार नहीं बनाया जा सकता। हालांकि एएसजी एसवी राजू ने जोरदार तरीके से विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की दोहरी जिम्मेदारी बनती है, एक व्यक्तिगत रूप से, दूसरा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में, और वो डायरेक्टली या डायरेक्टली उनके पास हवाला या पैसे को लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन पैसे के लेन देन की सारी जानकारी उनके पास थी और उन्हें इस सब चीजों का आभास था। ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी के अभाव में ये सब हुआ था। दूसरा, ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी बतौर कंपनी काम कर रही थी और जो पैसा साउथ लॉबी से शराब माफियाओं के जरिए मिला, इस नीति के कारण वो पैसा गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया और उनके पास इन सब चीजों को लिंक करने के लिए कई ऐसी चीजें हैं जिसे वो ट्रायल के दौरान साबित करेंगे। तो और साथ ही ईडी ने यह भी कहा था कि अगर कोई राजनेता किसी क्राइम को अंजाम देता है तो वो ये दलील नहीं दे सकता कि अब चूंकि चुनावी आचार संहिता लग गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। और इसके साथ ही 3:15 का वो वक्त अब हो चुका है, 3:15 बज चुके हैं। कितना और इंतजार करना पड़ेगा? हाईकोर्ट का फैसला कितनी देर में आएगा? देखिए, अभी क्योंकि जज अपने चैम्बर से कोर्ट रूम में नहीं आई हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 3:15 बजे का हालांकि समय था, पहले ये जो कल कॉज लिस्ट आई थी उसमें 2:30 बजे का समय था, लेकिन शायद हो सकता है कि क्योंकि लंबा जजमेंट दोनों पक्षों ने, मैंने आपको बताया कि बहुत लंबी दलीलें दी थी, तो उन सबको समाहित करते हुए जजमेंट लिखना निश्चित तौर पर उसमें भी समय लगता है। कुछ आखिरी करेक्शन थे शायद, और इसी कारण 2:30 बजे के बाद 3:30 बजे का समय तय किया गया। तो अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब से कुछ देर बाद इस मामले में फैसला सबके सामने आएगा। जो जिस पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो नजर लगाए हुए हैं, उनके विरोधी और जांच एजेंसी और बाकी लोग भी इस फैसले की तरफ आंख लगाकर बैठे हैं, क्योंकि संजय सिंह को बेल मिल चुकी है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बेल दी है और ऐसे में वो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की भी उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या उन्हें बाहर आने का मौका मिलेगा या अभी जेल में ही रहना पड़ेगा? क्योंकि अगर हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नियमित जमानत का रास्ता पीएमएलए कानून में उतना आसान नहीं है। इसलिए उनके वकील ये कोशिश करेंगे कि एक इंटरिम रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से लिया जा सके। जी, और इसी का इंतजार भी किया जा रहा है कि जब हाईकोर्ट का फैसला आए, क्योंकि 3 अप्रैल को पूरा जो फैसला था वो हाईकोर्ट की ओर से सुरक्षित यहां पर रख लिया गया था। और ना केवल भारत में बल्कि देश विदेश में भी इस खबर को लेकर हलचल है और टकटकी हर कोई लगाकर बैठा हुआ है कि हाईकोर्ट आज क्या फैसला देगा। क्या आज राहत मिलेगी अरविंद केजरीवाल को या फिर नहीं? इसी पर सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाईकोर्ट में ही वो खड़े हैं। ऐसे में विक्रांत, क्या लगता है आज कोर्ट का जो फैसला होगा वो राहत पहुंचाने वाला होगा केजरीवाल को या फिर नहीं? और जो जेल से अब तक वो सरकार चलाते आ रहे थे, क्या उसमें कुछ अड़चनें आ सकती हैं? क्योंकि नैतिकता के आधार पर यही कहा जा रहा था कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, एज ए तौर लीगल जर्नलिस्ट एक बहुत ही गलत यह परंपरा होगी अगर अदालत के फैसलों पर किसी तरीके की पूर्वानुमान लगाया जा सके। हालांकि दोनों पक्षों ने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही मजबूत दलीलें कोर्ट के सामने रखी है। असल में कोर्ट किस चीज़ को वजन देता है, किस दलीलों से ज़्यादा प्रभावित होता है, वो कोर्ट को देखना है और इसी कारण कोर्ट के फैसले का हमें इंतज़ार करना होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हों जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरफ
तरफ से दलीलें रखी या फिर एसवी राजू जिन्होंने ईडी की तरफ से दलीलें रखी। बहुत ही मजबूत दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई, लेकिन एक बात तय है कि यहां से हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा तो दूसरा पक्ष, एक पक्ष को राहत मिलेगी, एक पक्ष को राहत नहीं मिलेगी। तो या तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर राहत मिलती है तो ईडी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और अगर किसी तरह की राहत नहीं यहां से मिलती तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। यहां पर भी हाईकोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से इंटरिम रिलीफ की भी बात की गई थी। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि वो तमाम चीजों को ईडी के जवाब को सुनने के बाद ही तय करेंगी। तो अगर यहां से आज अरविंद केजरीवाल को कोई रिलीफ नहीं मिलता है मुख्यमंत्री को, तो निश्चित तौर पर उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरिम रिलीफ की गुहार लगाई जाएगी। और अगर ईडी को किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है तो निश्चित तौर पर ईडी भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी।